राम कृपाल जी, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर? राहुल जी को भी सुना आपने, ग्राफिक्स ऑन है विद 4 पीपल, थैंक यू वेरी मच। राहुल जी ने जो बात कही मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। सर पहली बात तो मेरी ये है, हाँ जी, पहली बात तो ये है कि सारी प्रतिक्रिया बजट को लेकर के नहीं है। माफ़ कीजिएगा, ये बजट बनाने वाले को लेकर के है, विरोध बजट पर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बजट को पढ़ा भी नहीं है ठीक से, ईमानदारी की बात यह है, लेकिन वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और जैसा राहुल जी ने कहा कि ये आज़ादी के बाद से एक नैतिक जिम्मेदारी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि जो सत्ता में बैठा है वो जो भी करेगा वो ख़राब है। चूँकि वो कर रहा है, इसलिए नहीं कि वो ख़राब है, वो कर रहा है, तो सारी जो गुस्सा है, सारा चीज़ है कि 11वीं बार भी ये बजट वही बना रहे हैं, हम क्यों नहीं, हमको मौका मिला। दर्द इस बात का है। एक बात और कहूँगा कि मैं तो बहुत एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ, जो कुछ आय होगी, देखिए बजट आज की तारीख में क्या है, जैसा मैंने कल भी आपके कहा था कि 1990-91 में कस्टम ड्यूटी को 100 से लेकर के 2 और 5 पर लाके मनमोहन सरकार ने कर दिया था नरसिम्हा राव के ज़माने में। वो वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है किसी सरकार के लिए कुछ ज़्यादा करने की। दूसरा, जीएसटी आने के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेशन वैसे भी अलग हो जाता है। बजट में ऐसा नहीं होता, बजट आज की तारीख में जो कुछ है कि उससे बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगा। बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ ऐसी हैं, जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के तहत। दूसरी बात मेरा कहना है, आय और व्यय, ये तो आप कह सकते हैं कि जो पैसा आएगा आए, वो खर्च कहाँ कहाँ होगा, उसमें से कोई पैसा बीजेपी या किसी पार्टी के फंड में नहीं जा रहा है, वो आपके सामने है, उसका लेखा जोखा सामने है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो एलोकेशन है ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ ज़्यादा होना चाहिए था। पॉइंट टेकन सर। डिफेंस का, क्योंकि देखिए इसमें सारा एलोकेशन आपके सामने है। आप ये कह सकते हैं कि इसको और यहाँ से निकाल के यहाँ और डालते, अजय जी आ रहा हूं, या फिर आप बताइए कि सरकार ऐसा क्या कर सकती है कि ताकि और ज़्यादा, सिवाय इसके कि कर्ज लेने के। अजय जी फिस्कल डिफिसिट पर अगर ये 5% से ऊपर गई होती तो पूरा विपक्ष आज बीजेपी को गाली देता होता। और विपक्ष ही नहीं, सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, आपको मैं बता दूं, 5% से ऊपर अगर जाता तो आपकी रेटिंग गिराई जाती। वही देखिए, सबसे बड़ा जो मैं इसको तारीफ करूंगा इस सरकार की कि फिस्कल डेफिसिट कोरोना के बावजूद आज 5 के नीचे है, और अगला जो टारगेट है कि इसको 4 तक ले आएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी इकोनॉमिक्स जानते हैं, जो भी फिस्कल डेफिसिट को जानते हैं, उनको ये बात माननी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल माननी पड़ेगी। लेकिन सर, अभी कांग्रेस कह रही है भाई हमको नहीं समझना ये, हमको ये समझना है कि हमारे 1000 रुपए में या 500 रुपए में कितनी सब्जी आएगी। अजय वर्मा जी, व्हाट्स कांग्रेस स्टैंड? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? शहजाद जवाब दे रहे हैं उसके बाद। देखिए ऐश्वर्या जी, सरकार ने कहा कि हमारा बहुत बढ़िया बजट है। नेचुरल है, सरकार तो हमेशा कहती थी, आपकी थी, आपकी भी कहती थी। नेचुरल है, सरकार अपने बजट को बढ़िया ही बता। सरवर साहब आ रहा हूं। ये देश की जनता तय करेगी, जो महंगाई की पीड़ा झेल रही है, जो बेरोजगारी की 9.2 दर है वो झेल रही है, जो देश में अमीरी गरीबी का फर्क है वो झेल रही है। बजट में सरकार ने जो मुद्दे रखे, जो रखे बहुत कह रहे हैं सही रखे हैं। हमारी कॉपी पेस्ट में से क्रीम तो इन्होंने छांट ली और मट्ठा को बाहर फेंक दिया। शहजाद कमिंग। सरकार ने क्या, मैं बता तो दूं पहले, जरा टाइम आराम से, पूरा टाइम है, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, एक तो सबसे बड़ी 70 साल से ऊपर की जो पेंशन का था, उसमें बजट में कोई जिक्र नहीं किया है। वो सरकार का मुख्य एजेंडा था, वो कहाँ चला गया, एक नंबर। दूसरा नंबर, 2021 के बाद जो जनगणना होती थी 10 साल में, 11, 21, 1, आज 24 आ गया। बजट में एलोकेशन उसका कोई प्रावधान नहीं। इससे क्या होगा, 10-12 करोड़ लोग जो अन्न मिल रहा है, जिनको 5 किलो आस पर आश्रित है, 80 करोड़, वो बढ़ जाते, उसका कोई पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार की नीति और नियत गलत है। बिहार वाले लोग भी आर्थिक जनगणना की कर रहे थे, तो आर्थिक तो छोड़ दीजिए, जातीय जनगणना की कर रहे थे, वो भी छोड़ दीजिए। अब तो जनगणना ही नहीं हो रही है। तीसरा, मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार से कि रक्षा के बजट में उम्मीद थी कि 7.5 के आसपास पहुंचेंगे, 6-12, 5.94 था, 6-12, तो रक्षा के बजट को भी निराश किया है वर्तमान। हम 12 और 14 पे मत पहुंचिए कि सब 12 में था, 14 में था, 13 में था, 11 में था। अरे भाई, एक वास्को डिगामा साहब जब आए थे 2014 में, भारत की खोज की गई
और ये मैं नहीं कह रहा, इनकी एक एमपी है कंगना रनौत, उन्होंने कहा था कि भारत आज़ादी 2014 के बाद हुआ था और महात्मा गांधी का योगदान नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने आज़ाद कराया था, हमने मान लिया। तो 14 के बाद चर्चा करें और 24 तक 10 साल में क्या दिया क्या लिया, आर्थिक असमानता कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। आज आलू में टमाटर, मट्ठा, दूध, छाछ, पनीर, इसकी बात करो, इसकी बात करो। महंगाई का जो मामला है, देश की जनता, महंगाई का पूछो शहजाद लोग, शहजाद जवाब देंगे। % लोग सोना नहीं खाते। शहजाद जी जवाब दीजिए। वो आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, आटा, छाछ, पनीर यही खाते हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं, अब आपका जवाब आ रहा है, रिलैक्स, पूरा टाइम दे दिया आपको। एक शेर सुना दो, शेर सुना दो, सेकंड एक शेर सुना दे, उसके बाद फाइनल करना। शहजाद शेर का टाइम दे दीजिए। हाँ शेर सुन लीजिए कि हम भाजपा को सुनाना चाहते हैं, सुनाइए, उन्हीं को सुना रहे हैं और उन्हीं के लिए समर्थन। जल्दी जल्दी सर सुना रहा हूँ, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा कि भूल गए। सीढ़ियां ना, अरे कैसी बात कर रहे हैं, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां भाजपा को मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है, यानी कांग्रेस को रास्ता खुद बनाना है। सड़कें ठीक बनाना, गड़बड़ नहीं। सड़कें की तो पूरे जवाब दे रहे हैं। ओके, जवाब पॉइंट पे रहते हैं। शहजाद जवाब, काउंटर प्लीज, थैंक यू। बीजेपी इज काउंटरिंग बैक। मेरे को चलिए, अच्छी बात है, इन्होंने कंगना रनौत का जिक्र किया, तो मुझे बताना है कि सैम पित्रोदा ने कहा है, और उनका ट्वीट आज भी है, कि संविधान बनाने में नेहरू का ही योगदान है, आम्बेडकर कौन थे? तो आप स्वीकार लो, वो तो कंगना रनौत का बयान उनकी राजनीति से आने से पहले था। ये बयान तो सैम पित्रोदा ने बतौर एज ऑफिशियल ऑफिस बेरर ऑफ कांग्रेस किया है। तो आम्बेडकर जी के विषय में आपका क्या सोच है? अगर ऐसा है तो उनको वापस क्यों लिया पार्टी में? चलिए, उसका जवाब बाद में देना, पहले इसका जवाब दीजिए कि महंगाई इतनी बड़ी समस्या है ना, तो कर्नाटका में पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल का दाम क्यों बढ़ाया? अभी कर्नाटका में सिनेमा हॉल के टिकट का और ओटीटी का भी दाम बढ़ा दिया, हर चीज़ पर दाम बढ़ा दिया, बस फेयर का दाम बढ़ा दिया। मतलब महिलाओं को फ्री राइड देने का झांसा देते हैं और मर्दों से दुगनी रेट हासिल करते हैं, तो फिर पूरे परिवार में कुल मिलाकर किसी को कुछ फ्री नहीं मिला। चलिए, छोड़ देते हैं उस विषय को। उन्होंने कहा जनगणना के विषय में, अरे भाई, कर्नाटका में आपने जातिगत सर्वे करके रखा हुआ है, उसकी रिपोर्ट जारी कर दो ना। हिमाचल में क्यों ये आइडिया नहीं आ रहा आपको? क्यों नहीं करवाते? छोड़ दीजिए इस बात को भी। मैं आना चाहता हूँ राहुल जी के विषय पर। राहुल जी ने कहा कि देखिए, गठबंधन के साथी है तो उनको मोबिलाइज करने के लिए बजट में लाना पड़ेगा। राहुल जी, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ और बड़े सम्मान से आपके साथ। राहुल देव जी ऑन एयर। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, सर मैं बीच में नहीं बोल रहा था किसी के, बिहार को पिछले 10 वर्षों में, जब हमें आपके हिसाब से उस प्रकार की ज़रूरत नहीं थी, हमारी सिंगल पार्टी की सरकार, मतलब सिंगल पार्टी मेजॉरिटी थी, हमने 10 वर्षों में 9 लाख करोड़ दिए हैं। और इसकी तुलना कीजिए यूपीए 2 में जब इनको ज़रूरत थी, तब इन्होंने यूपीए 1 यूपीए 2 में मिलाकर 2,75,000 करोड़ दिया है। मैं आपको और आंकड़े सुनाना चाहता हूँ। देखिए, वेस्ट बंगाल को 93,000 करोड़, वहाँ पे ना चुनाव है ना वो हमारे साथी है। महाराष्ट्र से ज़्यादा दिया है, अगर हम लोग चुनाव के लिए करते तो महाराष्ट्र को ज़्यादा दे देते। तमिलनाडु को 50,873 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 50,474 करोड़। आप बताइए तमिलनाडु को क्यों हमने ऑब्लाइज किया? सुन लीजिए, और एक आंकड़ा बता रहा हूँ। तमिलनाडु को यूपीए के 10 वर्ष में 1.6 लाख करोड़ और वही तमिलनाडु को एनडीए के मोदी जी के 10 वर्ष में 5 लाख करोड़। राहुल जी, ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते। इसलिए मैं कहता हूं कि आज हमने जो 30 लाख करोड़ स्टेट को दिया जाता था वो 120 लाख करोड़ पे आए। 31% डेवल्यूशन होता था, आज 41 + 1% 42% डेवल्यूशन होता है। हमने बिना कोई इस प्रकार का राजनीतिक मकसद देखे हुए देश को कैसे आगे बढ़ाने के लिए बजट दिया है, उसके हिसाब से आवंटन किया है। और मुझे लगता है कि कम से कम अभी ये हमारे भाई शेर वगैरह सुना रहे थे, एक शेर तो उन पर भी लागू होता है कि ताउम्र कांग्रेस वही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। भाई, आप नीति आयोग का बहिष्कार कर रहे हो, कभी इंडिपेंडेंस डे के समारोह का बहिष्कार कर देते हो, कभी संविधान दिवस का बहिष्कार कर देते हो। मोदी विरोध में देश विरोध पर कब तक उतर आओ? ओके।